हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार के साथ आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित पार्ट 1 दिया जा चुका है। उसी का ये दूसरा भाग है पार्ट 2। और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि कुछ आपके सिलेबस के जो इकोनॉमिक्स से संबंधित जो छठवां यूनिट है, उससे कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो सिलेबस के बाहर के होते हैं। आप देखेंगे कि इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये आपको जानकारी होगी। और ये पूरा वीडियो ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु में आप जो है लिंक कर लीजिए। सभी वीडियो उसमें और सूचनाएं कुछ दी जाती हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। दूसरा भाग। और याद रखिएगा, ये पहला भाग देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग गणेश जी का नाम लेते हुए, श्री गणेशाय नमः। और जो है ये टेस्ट सीरीज है, जो लोग लेना चाहे ले सकते हैं। और ये 999 में आपका ये एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, जब तक एग्जाम यूपीएससी ना करा ले। यूनिट वाइज टेस्ट है इसमें। इसमें पीडीएफ मिलेगा, नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में, मॉडल पेपर मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। सिलेबस वाइज टेस्ट इसमें ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। ग्रुप वाइज डेली टेस्ट होते हैं। आपकी रैंकिंग क्या है प्रतिदिन इससे मालूम चलेगी। और जो है सालवर्ड पेपर इसमें दिया गया है। मात्र ये 999 में दिया गया है। वैसे इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 999 999 में दिया जा रहा है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। इसमें फ्री कंटेंट और पीडीएफ और क्लासेस भी हैं, आप देख लीजिएगा। इसके लिए आप क्या करिए, जो नंबर आपको दिखाई चल रहा है स्क्रॉल बार पे, इस पे हेलो ऐप है अपना नाम लिख के भेजिए, तो आपको एक लिंक जाएगा। उसको इंस्टॉल करके आप चाहें तो सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आज की क्लास में। और पिछले क्लास में हम लोग सतत विकास विकास के विषय में पढ़े थे, तो उसी क्रम में जो है सतत विकास के विषय में जानेंगे। सबसे पहले आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है कि सतत विकास जो है कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो याद रखिएगा 17 लक्ष्य आप एग्जाम में लगाइएगा। 17 लक्ष्य क्या है उसके विषय में हम लोग जान रहे हैं। आपको बताया गया था एसडीजी गोल 2015 से 30 तक चल रहा है, यानी दूसरा चल रहा है। और उसी के अंतर्गत ये जो है 17 लक्ष्य रखे गए थे कि सभी देशों को जो है इसको प्राप्त करना है। क्या है इसमें, सबसे पहले देखिएगा एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा। ये प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से सतत विकास के कौन से लक्ष्य नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम आप देखेंगे 2-3 से ही काम चल जाता है, लेकिन आप 17 देखिए। सबसे पहले देखिएगा सतत विकास के पहला लक्ष्य है गरीबी को हटाया जाए, भूखमरी को कम किया जाए, हटा दिया जाए, सबको ठीक ठाक रखा जाए, स्वास्थ्य। चौथा शिक्षा। पांचवा लैंगिक समानता हो। छठवां है पानी व स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। सातवां ऊर्जा है। आठवां काम। नौवां औद्योगिकरण। दसवां विषमता। और इसी के साथ देखिएगा नौवां के बाद हम लोग आएंगे दसवां विषमता। 11वां है सतत शहर। 11वां है सतत शहर। इसकी पीडीएफ जो है सॉफ्टवेयर में दे दी गई है, जिनको देखना हो देख सकते हैं। ठीक है, सतत शहर, सतत उपभोग, जलवायु परिवर्तन, जल के नीचे जीवन, लाइफ एवं वाटर, शांति और विश्व के सभी देशों की भागीदारी। ये 17 लक्ष्य आपको देख लेने। ठीक है, नोट में देखिएगा जो आपके एग्जाम से संबंधित है। और 2022 में ये बिल्कुल करंट से लिए गए प्रश्न। 2022 में विश्व के सभी देशों में सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान, सतत विकास याद रखिएगा, मानव विकास की बात नहीं हो रही है। अगर मानव विकास सूचकांक की बात होगी तो भारत का स्थान 132वां है। ठीक है, यहाँ सतत विकास लिखा हुआ है, भारत का स्थान 131वां है। ठीक है, और 2022 में विश्व के सभी देशों में सतत विकास सूचकांक में जो है प्रथम स्थान फिनलैंड देश का है। फिनलैंड की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आप जानते होंगे नोकिया कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीदा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका की, जिसके मालिक बिल गेट्स हैं। और उन्हीं के विषय में कहा जाता है कि उनका अगर जेब से 60,000 रुपया कुछ पैसा गिर जाए तो उठाएंगे नहीं, जितने देर में उठाएंगे उनका नुकसान हो जाएगा। ये पुरानी प्रश्न है। आपको बताना क्या है कि नोकिया जो है कंपनी फिनलैंड की थी। एक खूबसूरत नदी फिनलैंड के नाम पे नोकिया मोबाइल रखी गई थी। फिनलैंड की राजधानी क्या है, फिनलैंड की राजधानी क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख को बताना है, जो लोग जान रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा भारत के सभी राज्यों में प्रश्न है, भारत के सभी राज्यों में सतत विकास में सबसे अच्छा प्रदर्शन किनका है, किसका है, तो केरल का है। और भारत के सभी राज्यों में सतत विकास में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है, तो बिहार का है। याद रखिएगा, अभी नीति आयोग ने आंकड़ा निकाला था कि सबसे कम गरीब राज्य, सबसे कम गरीब राज्य केरल, सबसे अधिक गरीब राज्य बिहार। मैच करता है आंकड़ा इससे।
भारत में राष्ट्रीय आय की बात की जाएगी, राष्ट्रीय आय की मांग, तो इनका नाम याद रखिएगा। सबसे पहले नाम आता है सर विलियम पिट्टी। सर विलियम पिट्टी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना के परस्पर विकास दिया था और 1876 ईस्वी में, याद रखिएगा 1876 ईस्वी में भारत के भीष्म पितामह, भारत के वयोबुद्ध पुरुष, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया लिखने वाले लेखक, धन निकासी का सिद्धांत देने वाले, पारसी धर्म के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांग्रेस नाम देने वाले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने दिया था। 1876 में दादा भाई नौरोजी द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया गया, याद रखिएगा। इसलिए दादा भाई नौरोजी को भारत में राष्ट्रीय आय का जनक कहा जाता है। और आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, किसी देश की राष्ट्रीय आय होता क्या है, ठीक है। किसी देश का राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो उस देश में जो एक वर्ष में जितनी सेवाओं से जो उनको प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो उस प्रॉफिट से यदि खर्च निकाल दिया जाए तो वो उस देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है। नोट में एक पॉइंट देखिएगा, नोट में हम पॉइंट क्या आपको दिखाना चाहेंगे कि दादा भाई नौरोजी ने, प्रश्न आता है अक्सर आप एग्जाम में कि दादा भाई नौरोजी ने 1866-67 में, ठीक है, यहाँ दो प्रश्न आपसे, एक हिडन प्रश्न पूछा जा सकता है या डाउट भी हो सकता है आपको। जो लोग इकोनॉमिक्स से होंगे उनको ये प्रश्न जो है आसान लग रहा होगा, लेकिन जिनका संस्कृत हो, साइंस ग्रुप हो, जिनको जीएस से दूर नातक न हो, तो उनको थोड़ा ये कठिन लगता है। नोट में क्या बताना चाह रहे थे आपको हम कि दादा भाई नौरोजी ने 1866-67 में राष्ट्रीय आय दिया था, जिसका आधार वर्ष 1876 ईस्वी था, ठीक है, और 1866-67 में दिया था, ठीक है, 66 था इसमें, ये साफ टाइपिंग नहीं है, 66-67 में दिया था, जिसका आधार वर्ष 1876 ईस्वी था। उस समय यह आधार वर्ष आगे था, यही प्रश्न लगाएंगे। 1931 में बी के आर राव ने भारत के राष्ट्रीय आय का पहला वैज्ञानिक अनुमान लगाया था। अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, याद रखिएगा, अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पीसी महाबलिनस थे और दो सदस्य थे उसमें, डी आर गाडविल और वी के आर वी राव। बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की भी स्थापना हुई थी 1938 के त्रिचुरी अधिवेशन में, जिसके जो है राष्ट्रीय अधिवेशन समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे 1949 में राष्ट्रीय आय का गठन हुआ और उसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस बने थे, ठीक है। इस समिति के आधार पर दो संगठन भारत में तैयार किए गए। ध्यान समझिएगा, जून 2019 में आंकड़ा बदल जाएगा, जो अगले पेज में दिखाएगा। क्या कह रहा है कि इस समिति के आधार पे दो संगठन भारत में तैयार किए गए। पहला CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, दूसरा NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, हम लोग इस पेज में देखते हैं इसको, ठीक है। उम्मीद है सबको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। अब आप देखेंगे कि CSO क्या करता है। CSO जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना की जिम्मेदारी लेता था। उस समय इसको जो है राष्ट्रीय आय की गणना की जिम्मेदारी दी गई थी, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण प्रति व्यक्ति उपभोग के व्यय पर तय करता है। जून 2019 में, जो मैं अभी कर रहा था, जून 2019 में दोनों को मिलाकर एक संगठन बना दिया गया, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन NSO के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा डेट, जून 2019 में इन दोनों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया, जिसे राष्ट्रीय संगठन NSO कहते हैं। इस संगठन को रंगराजन समिति के आधार पर बनाया गया, ठीक है। नोट में देखते हैं हम लोग, नोट में देखते हैं हम लोग, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नोट में रंगराजन समिति का गठन, यहाँ थोड़ा सा इसको मैं मिटाना चाहूंगा। रंगराजन समिति का गठन, ठीक है, देखिए रंगराजन समिति का गठन 2000 में किया गया। कब किया गया, 2000 में किया गया। और 2001 में समिति की रिपोर्ट आई, जिसमें निम्नलिखित दो सिफारिश की गई, निम्नलिखित दो सिफारिश किया गया, ठीक है। क्या किया गया, देखिए सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। पहला देखिएगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया जाए। रंगराजन समिति क्या कहती है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया जाए।
दूसरा कि सीएसओ और एनएसओ का विलय कर दिया जाए, ठीक है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के विषय में आप क्या जानेंगे, आपके एग्जाम में सीधे आ सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाया जाता है। तो किस लिए मनाया जाता है, तो पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस इसी दिन मनाया जाता है, इसीलिए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2007 से मनाया जाना शुरू हुआ। वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी के अध्यक्ष कौन है, तो विमल कुमार राय हैं। कार्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। तो एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना मिश्रित विधि से की जाती है। और मिश्रित विधि होता क्या है, मिश्रित विधि क्या होता है, अब देखेंगे मिश्रित विधि क्या होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूंगा। देखिए जीएस के विषय में, जीएस बहुत कठिन नहीं है, घबराना नहीं है आपको। कुछ लोग जीएस ऐसे पढ़ते हैं जैसे उनको पीएचडी निकालना, जैसे उनको मेंस भी देना हो जीएस में। जीएस लाइटली पढ़िए, सभी क्षेत्रों का पढ़िए। और बहुत ज्यादा जीएस पढ़ के क्या करेंगे, तो कॉलेज में एक तो एग्जाम में काम नहीं आएगा। कुछ लोग को बच्चे, हम लोग को मैसेज आता है, कहते हैं सर आपने जो पढ़ा तो ये छूटा था, वो छूटा था, मैंने उस किताब से नोट किया, उस किताब से नोट किया। तो नोट करिए आपकी भाई, या तो आप 100 साल तपस्या करो तो मालूम चलेगा, या कोई तपस्या किया हो, कोई पढ़ा रहा हो उससे पढ़ो। तो वो जो पढ़ा रहा हो उससे पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी। और वैसे आपका मन खूब नोट्स करो, लग रहा है मेंस लिखना उससे नोट्स करिए, लाटली आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे। जब किसी देवता को एक सुपारी देने पर खुश हो जा रहा है तो काहे का बकरा उसको चढ़ाओगे, ठीक है। सुपारी पे, पान पे खुश करो देवता को, आपके एग्जाम का देवता इसी पे खुश हो जाएंगे। इतना याद कर लीजिए, बहुत है। आइए देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ देखेंगे हम लोग मिश्रित विधि से राष्ट्रीय एनएसओ क्या करता है, राष्ट्रीय आय की गणना मिश्रित विधि से करता है, ठीक है। इसमें मिश्रित विधि किसे कहते हैं, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि को जोड़कर मिश्रित विधि निकाली जाती है। आधार वर्ष क्या होता है, आधार वर्ष के विषय में भी आपको जानना पड़ेगा। आधार वर्ष एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। पहली चीज, भारत का पहला आधार वर्ष 1948-49 में जारी किया गया। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आधार वर्ष बदल दिया जाता है, परंतु वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, के आधार पे चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अप्रैल 1996 में विशेष आंकड़ा प्रसार पद्धति एसडीएस जारी किया गया, जिस पर भारत ने 1997 में हस्ताक्षर किए। अच्छा, एक प्रश्न और मैं आंसर देना चाहूंगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ आंकड़े बदल जाते हैं, ठीक है, आंकड़े बदल जाते हैं और वीडियो तो चल चुकी होती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक वीडियो बाद में फिर बनाए जाते हैं, कुछ सुधार वाले वीडियो या नए अपडेटेड वाले वीडियो। तो इसलिए आप लोग अपडेटेड वाले वीडियो भी देखिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। यहाँ देखेंगे हम लोग कुछ समितियों के विषय में जानेंगे। कुछ समितियां जो आपके एग्जाम से अक्सर आता है, सुमेलित करिए कौन सी समिति किससे संबंधित है। अक्सर अगर देखा जाए तो 30 क्वेश्चन उनको बनाना रहता है और एक एक पॉइंट से क्वेश्चन नहीं बन पाता है, सुमेलित कर देते हैं और 4 ऑप्शन से वो अपना सिलेबस को कवर कर लेते हैं, ठीक है। उसी तरह के प्रश्नों को यहाँ देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अप्रैल 1996 में विशेष आंकड़ा प्रसार पद्धति द्वारा जारी किया, जिस पर भारत ने 1997 में साइन किया, ठीक है। ढोलकिया समिति के विषय में जानिएगा, इंपॉर्टेंट है ढोलकिया समिति। जीडीपी के आधार पर आधार वर्ष 2016-17 में बनाने की सिफारिश किया, किसने, ढोलकिया समिति ने। रमेश चंद्र समिति के विषय में एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि क्या पूछता है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर आधार वर्ष 2019-20 बनाने की इन्होंने सिफारिश किया था इस समिति ने। एनएसओ द्वारा पर्यावरण सांख्यिकी या ऊर्जा सांख्यिकी जारी किया जाता है और 7वीं आर्थिक जनगणना 2020 में एनएसओ द्वारा जारी किया गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आगे भी बता रहे हैं। जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई देखिए, कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा, कुछ अगर सुधार करना हो, कुछ बताना हो तो, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके यूपीएससी से जितने भी सिलेबस है सभी वीडियो में इत्मीनान से आपको बता सकूं, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था का क्षेत्रवार विभाजन। ये अभी तक देखा जाए 2014 से 21 तक के एग्जाम में 2 क्वेश्चन इससे आ चुके हैं और आप देख लीजिए सिलेबस में कहाँ से इसको पढ़ाएंगे, यानी जनरल इकोनॉमिक्स की क्लास आपको लेनी ही पड़ेगी हर हालत में, ठीक है। मॉडल पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, मॉडल पेपर का समझ लीजिए, मॉडल पेपर नहीं, वो मेरी क्लास है और इम्पॉर्टेंट है, मेरे अनुभव द्वारा बनाए गए सारे प्रश्न हैं। मॉडल पेपर देखिए, फिर विचार करिए प्रश्न कैसा बना है। इसलिए मॉडल पेपर लाइन बाय लाइन आप एक नोट्स बना लीजिएगा, वो प्रश्न नहीं समझ लीजिए, वो नोट्स है, वो काम आएगा एग्जाम में। अर्थशास्त्र का क्षेत्रवार विभाजन के विषय में देखेंगे।
अर्थशास्त्र का क्षेत्रवार विभाजन 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया गया है। ठीक है, अब देखिएगा 3 भागों में कौन कौन है। पहला प्राथमिक क्षेत्र, इसमें है प्राथमिक क्षेत्र, कृषि से संबंधित क्षेत्र। देखिएगा कृषि से और संबंधित क्रियाकलाप, वानिकी से क्रियाकलाप, पशुपालन संबंधित क्रियाकलाप, मत्स्य क्रियाकलाप, खनन एवं उत्खनन संबंधित क्रियाकलाप प्राथमिक कृषि क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, आते हम लोग दूसरे पर। दूसरा देखेंगे हम लोग कि द्वितीयक क्षेत्र क्या कहलाता है। द्वितीयक क्षेत्र क्या कहलाएगा भाई? तो द्वितीयक क्षेत्र विनिर्माण से संबंधित होता है। देखिएगा, अब विनिर्माण क्या होगा? जैसे विनिर्माण, कुछ निर्माण कार्य जैसे पुल हुआ, बिल्डिंग आदि, ये द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तीसरा आप देखेंगे तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है? अब देखेंगे तृतीयक क्षेत्र में विद्युत, परिवहन, व्यापार, बैंकिंग, भू संपत्ति का स्थायित्व, लोक प्रशासन व प्रतिरक्षा, 7वां गैस, 8वां जल, 9वां भंडार, 10वां संचार, 11वां होटल और 12वां, एक मिनट थोड़ा मिटा लो इसको, 12वां रेस्तरां और 13वां बीमा व अन्य योजना आती है। ठीक है, इसी क्रम में हम बताएंगे कि इसके बाद जो भी आपके क्लासेस चलेंगे वो बिल्कुल इस हिसाब से चलेंगे जैसे जो सिलेबस में दिया गया है। जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, योजना, विकास, आयकर, कृषि, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक एवं पूंजी बाजार। कुछ चीज़ें तो देखिए यूट्यूब पे चलते हैं और सीक्वेंस में बिल्कुल पढ़ाई अगर करनी हो तो आपको सॉफ्टवेयर ले लेंगे तो बेटर रहेगा। कुछ तो कुछ नंबर जरूर बढ़ेंगे आपके, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सीक्वेंस में सॉफ्टवेयर से ये होता है कि सब कुछ सीक्वेंस से बताया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट जो है यूट्यूब पे नहीं बताए जाते, उसमें बताए जाते हैं। पर डे टेस्ट हो रहा है, इस टेस्ट में आपको बताया गया पर डे इसमें ग्रुपिंग टेस्ट होता है, संडे को नहीं होता है। और पीडीएफ नोट्स इसके दिए जा रहे हैं, मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, सिलेबस वाइज टेस्ट है, साल भर पेपर है और इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक हो, जब तक वो एग्जाम न कराएं। और यूनिट वाइज टेस्ट भी दिया गया है मात्र 999 में। और मैंने आपको बताया कि जिनको टेस्ट अगर ज्वाइन करना हो तो नंबर जो दिखाई दे रहा है स्क्रॉल बार में, उसमें आप जो है हेलो लिख के भेजिए, आपको एक लिंक जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा और आप फ्री में कंटेंट जो है देख सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।